हेलो दोस्तों। तो आईपीओ के सीजन में हम आपके लिए एक नया आईपीओ के एनालिसिस लेके आए हैं। इस वक्त लगभग सभी आईपीओज ने इन्वेस्टर्स को खूब धुआंधार पैसे बना के दिया है। तो आपके लिए इस आईपीओ के एनालिसिस है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ आज ओपन हुआ है 25 तारीख को, लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 दिन पहले से ही दिख रहा है हमें। और इस वक्त ये करेंटली 90 रुपए के लिस्टिंग गेन के साथ आ रहा है, जो कि 32% का लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन को देख करके हमें जजमेंट नहीं लेना चाहिए, हमें आगे और देख लेना चाहिए इसमें और क्या क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के आगे फ्यूचर एंडेवर्स क्या है, ताकि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अप्लाई करें कि ना करें, कि केवल लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। इसकी भी आपको एनालिसिस इस पूरे वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके सब्सक्रिप्शंस के ऊपर कितने सब्सक्रिप्शंस हो रखे हैं इसके। तो सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आते हैं तो इस वक्त आपको अलग अलग कैटेगरी के सब्सक्रिप्शंस दिखेंगे। क्यूआईबी में 0.02 है, एनआईआई में 0.91 है, स्मॉल एचएनआई में 1 टाइम सब्सक्राइब हो रखा है, और बिग एचएनआई में 0.86 टाइम सब्सक्राइब हो रखा है। रिटेल कैटेगरी में अभी 0.66 टाइम सब्सक्राइब है, एम्प्लॉय कैटेगरी में 2.16 टाइम, और टोटल सब्सक्रिप्शन 0.53 टाइम्स हो रखा है। अभी तक टोटल एप्लीकेशन 1,79,217 इस आईपीओ के लिए अप्लाई हो गई है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि रिटेल कैटेगरी में भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। आज ही आईपीओ ओपन हुआ है, तो इसमें कल या परसों एंड तक होते होते आपको अच्छा खासा इस पर सब्सक्रिप्शन देखने की संभावना बनी रहेगी। अगला पार्ट में चलते हैं, वहां पे हमें पता चलेगा इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। कंपनी के ओवरव्यू पे चलते हैं। कंपनी का नाम एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी लिमिटेड है। ये एक इंडियन ओन्ड कंपनी है, और ये एक इंडियन मेड फॉरेन लेकर कंपनी है। ये मोस्टली मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट करती है और सेल करती है अपने अल्कोहलिक बेवरेजेस को। ये इंडिया में वन ऑफ द 4 स्पिरिट मेकिंग कंपनीज में से है। इसका ये एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है, जिसका 12% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। और इसका जो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उस पे जो लीडर मतलब ब्रांड है मेन एक, वैसे तो इसके 16 मेजर ब्रांड्स है आईएमएफएल के अक्रॉस विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। लेकिन जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है वो ऑफिसर्स चॉइस विस्की के नाम से बिकता है। अब इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे चलते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के 22 में बढ़ा है, लेकिन 22 और 23 में थोड़ा स्टैग्नेंट सा है। उसी तरह से एबिटा में भी आप देख सकते हैं 194, 196, 195 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और नेट प्रॉफिट पे थोड़ी सी गिरावट, लेकिन एक रिकवरी वाले मोड में आते हुए दिख रही है। अभी हम लोग इसके इशू साइज के ऊपर चलते हैं कि भैया ये कंपनी आईपीओ ला रही है, तो इसका इशू साइज क्या है, मतलब कितना पैसा ये मार्केट से उठा रही है। तो आप देखेंगे कि टोटल 1500 करोड़ का ये आईपीओ लाई है। ये मार्केट से 1500 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। अभी वो 1500 करोड़ क्या ये पूरा का पूरा अपने कंपनी में लगाएगी, या कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ उस पे से प्रॉफिट चाहिए, उनको भी देगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि फ्रेश इशू जो है वो 1000 करोड़ का दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये है कि 1000 करोड़ कंपनी के फ्लो में, मतलब कंपनी के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। और 500 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल, मतलब कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एज अ प्रॉफिट मिलेगा। अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इशू डिटेल्स क्या है। तो इशू डेट जैसे मैंने आपको बताया कि 25 जून से लेकर 27 जून तक का इसका ओपन हुआ है आईपीओ। प्राइस बैंड 267 से लेकर 281 रुपीज के बीच में लगा है। बिग लॉट मतलब कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 53 शेयर्स मिलेंगे। इशू साइज मतलब टोटल कितना पैसा मार्केट उठा उठा रही है वो 1500 करोड़ रुपए है। नंबर ऑफ शेयर्स जो लिस्ट हो जाएगी वह कंपनी, तो उसके बाद जो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोट करेंगे, ये उसकी डिटेल है। तो वहां पे 28 करोड़ शेयर्स लगभग इस कंपनी के फ्लोट कर रहे होंगे मार्केट में। पोस्ट इशू जब लिस्ट हो जाएगी कंपनी, तो उसके बाद इसका मार्केट कैप 7,860 करोड़ होगा। पी बाय एस रेशियो 1.1 है। अब ये आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं विस्की के अंदर। ये 4 टाइप के दिख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन में। ऑफिसर्स चॉइस जो है ये इसका फ्लैगशिप ब्रांड है। बाकी भी इसके ब्रांड्स है, प्रीमियम, लग्जरी, इस टाइप से कैटेगरी वाइज ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कंपनी विस्की में काम करती है, ग्रिन, ब्रांडी, रम, वोडका, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको वेबसाइट पे जाकर पता चल जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये कंपनी और क्या क्या बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वोडका, रम, ये सब इनके लेबल्स हो। ये पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं एक लग्जरी पैकिंग पैकेजिंग को भी ये लोग एक
अफोर्डेबल प्राइस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो टोटल 7079 करोड़ है। अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे ग्राफ के तौर पे, तो 98% जो है वो पूरा आईएमएफएल कैटेगरी से हम लोग का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। बाकी का एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्प्रेड और बाय प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसके थ्रू इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। अब उसमें भी पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो आईएमएफएल की कैटेगरी के अंदर उस सेगमेंट के अंदर हमारे रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखेंगे तो उसमें हमारे पास विस्की है जो उसमें से 97% इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़े ऑलमोस्ट पूरा का पूरा विस्की पे डिपेंडेंट है। आगे इस कंपनी के बारे में देखते हैं तो कंपनी बताती है कि उसकी प्रेजेंस जो है वो 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है। इसका मतलब ये ऑल ओवर इंडिया अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड सेल्स कर रही है। इंडिया में करेंटली ये कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। हालांकि इसने और भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के थ्रू अलग अलग स्टेट्स और सिटीज़ में अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आउटसाइड इंडिया ये जो एक्सपोर्ट का भी काम है तो ये आप पढ़ सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हियाती, ओमान, हांगकांग और कतर जैसी कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट बेचने को ये जाता है। और जो मोस्टली एक्सपोर्ट सेल्स होती है वो एग्रीमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होती है। मतलब ये किसी ना किसी कंपनी से अपना एग्रीमेंट कर लेता है या रिटेलर से एग्रीमेंट कर लेता है कि आपके यहाँ हम अपना इतना माल रखेंगे एंड यू नीड टू सेल इट आउट। क्योंकि पूरा का पूरा क्लास डिपेंडेंसी विस्की पे है तो विस्की के हम लोग 3 से 4 ये कैटेगरीज देखते हैं बाइफर्केशन, जिसके अंदर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये स्टर्लिंग रिजर्व, ब्लेंड, एक्स एंड ओ बैरल टाइप से विस्की देते हैं। सेमी प्रीमियम के अंदर ये कुछ विस्की के टाइप्स हैं, डिलक्स के अंदर ये हैं और मास प्रीमियम के अंदर ये है। इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छे से बाइफरकेशन कर रखा है ताकि इनके रेवेन्यू में भी इनको समझ में आए कि इनका प्रीमियम प्रोडक्ट की कितनी कैपेसिटी यूज हो रही है, सेमी प्रीमियम की क्या वैल्यू निकल रही है और डिलक्स मास प्रीमियम। इस तरह से इन्होंने अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड दिखाने की भी पूरी कोशिश करी है। जो कंपनी है ये अपना मार्केट की लीडरशिप जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में इंडिया में रखी है और इसका कुल मार्केट शेयर 8% है इन आईएमएफएल मार्केट, जो कि शेयर सेल्स वॉल्यूम के तौर पे निकाला गया है ये परसेंटेज। और कंपनी जो है फ्यूचर एक्सपैंड करना चाहती है और वो नए नए इनोवेशंस करके अपने सेगमेंट्स बढ़ा रही है। वो लोकेटेड है रामपुर तेलंगाना में। आपने देखा होगा कि इसकी एक ही डिस्टिलरी है जो इसकी सेल डोन है रामपुर में। कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स डिस्टिलरी, इसकी एक डिस्टिलरी रामपुर तेलंगाना में भी लोकेटेड है। और जो रॉ मटेरियल इनको चाहिए होते हैं फॉर द फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर डूइंग द पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रोसेस, तो उस पे इनको ईएनए चाहिए होता है, एमएएलटी स्पिरिट चाहिए होता है, स्कॉच चाहिए होता है, फूड फ्लेवर्स और कैरेमल चाहिए होता है। अभी ये जो पोर्शन कुछ पोर्शन ऑफ ईएनए ये खुद भी इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कुछ सोर्स करते हैं या आउटसोर्स करते हैं और वो मोस्टली ये लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से ही मंगाते हैं। अभी जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट पैकेजिंग्स में भी सेल आउट करती है, जैसे गिलास, पॉलीथैलीन, टेरीफ्लेट, इन टेट्रा पैक्स और वेरियस साइजेस के साथ ये अलग अलग क्वांटिटी में ये अपना सेल आउट करती है। मतलब कंपनी के पास कुल मिलाकर के अपनी इन्वेंट्री के लिए बहुत सारे वेराइटीज और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन द टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। अभी ईएनए क्या होता है, तो ईएनए जो एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो इनको एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल चाहिए होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सेक्टरल आउटलुक। अब अगर जब तक सेक्टर या इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक वो कंपनी के बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब सेक्टर बढ़ेगा पूरा पूरा तभी वो कंपनी आगे बढ़ रही होगी। तो सेक्टर की क्या ग्रोथ देखी जाए तो मार्केट ने एक प्रोजेक्ट किया है कि सीएजीआर 11% की ग्रोथ रहेगी इसकी बाय वैल्यू एंड 6% बाय वॉल्यूम ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, दैट इज फाइनेंशियल 2028 तक। ये 11% सीएजीआर के साथ बढ़ने की इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से किस तरह से सारे के सारे ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं। तो इसलिए इस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। अभी हम लोग अभी इस कंपनी के साथ जो कॉम्पिटिटिंग कंपनीज है उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। और ये तीनों कंपनीज लिस्टेड है।
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड, ग्लोबस स्पिरिट। इस पे सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का है। उसके बाद मार्केट कैप आता है रेडिको खैतान का। उसके बाद ये 2284 करोड़ की ग्लोबल स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पे 7860 करोड़ है। इसका मतलब ये थर्ड नंबर का मार्केट कैप में आता है। यहाँ पे जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के की ब्रांड है वो मैकडोनल्ड, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंजर्स, रेडिको खैतान के 8 PM, मैजिक मोमेंट्स, वोडका एंड रामपुर है। ग्लोबल स्प्रेड के जो ब्रांड्स हैं वो है कंट्री क्लब, GRA, टाइम्स, ड्रैगन और एलाइड ब्लेंडर्स। जो अभी IPO है इसके आपको पता है ऑफिसर चॉइस इज द ब्लू चिप ब्रांड इज द एलाइड डिस्टिलरीज के आपको पता है कि ऑफिसर चॉइस इज द फ्लैगशिप ब्रांड। अभी वॉल्यूम में आप देख सकते हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को सबसे ज्यादा वॉल्यूम शेयर है, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम शेयर के मामले में, वॉल्यूम केसेस के मामले में एलाइड ब्लेंडर्स का 32.2 मिलियन केसेस आ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की डिस्टिलरीज आप देख सकते हैं, ये कंपटीशन में उसके पास 37 डिस्टिलरीज है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है इस कंपनी के लिए, लेकिन हमारे पास कंपटीशन टाइट होता जाएगा एलाइड ब्लेंडर्स के लिए। एलाइड ब्लेंडर्स के पास एक ही डिस्टिलरी है, लेकिन उसके पास बॉटलिंग यूनिट्स 32 है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा है। अभी हम लोग प्रमोटर्स के बारे में जानेंगे, तो इनके दो प्रमोटर्स हैं मेनली, किशोर राजाराम चाबरिया एंड आलोक गुप्ता। किशोर राजाराम चाबरिया जो है वो चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्होंने पहले अपने पास्ट में शॉ वॉलेंस एंड कंपनी के साथ एंड BDA लिमिटेड के साथ काम कर रखा है। ये दोनों कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी के काम को ही संभालती थी, तो इनके पास बहुत हद तक उसी सेक्टर की नॉलेज है। आलोक गुप्ता जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी के, और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इन बिजनेस मैनेजमेंट गाजियाबाद से। और इन्होंने पहले एसोसिएट कर रखा है मैकडोनल्ड्स के साथ, वाइट मैकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, SR कैपिटल एडवाइजरी इंडिया लिमिटेड के साथ। तो इन दोनों प्रमोटर्स ने उसी फील्ड में, अल्कोहलिक बेवरेजेस की ही फील्ड में पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रखा है। साथ ही ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो इनको मार्केटिंग और कंपनी रन करने का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा इसके थ्रू हमें पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी कंपनी की ग्रोथ, फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से हैंडल आउट कर लेंगे। प्रमोटर्स में कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। अभी जो ऑफर फॉर सेल था, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो वो ये दोनों हैं, बीना किशोर एंड रेशम चावरिया। तो ये अपने जो इनके पास हिस्सेदारी है इनके टोटल शेयर होल्डिंग की, वो 72% से घटा के 58% पे ला रहे हैं, और 24% से घटा के दूसरे वाले 19% पे ला रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा बेच नहीं रहे, कुछ ना कुछ हिस्सा रखे हुए हैं। इनको भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा कर सकती है। अभी आपको टोटल प्रोमोटर होल्डिंग में प्री IPO में 100% जैसे प्रोमोटर के पास था, तो वो डाइल्यूट करके पोस्ट IPO में 81% रह जाएगा प्रोमोटर के पास, और पब्लिक के पास 19% आ जाएगा। अभी एलोकेशन जो हो रहा है QIB कैटेगरी में 750 करोड़ का शेयर QIB कैटेगरी में ये लोग अलॉट करेंगे। NIB कैटेगरी में 225 करोड़ के शेयर्स अलॉट करेंगे। रिटेल कैटेगरी में 525 करोड़ के शेयर्स अलॉट करेंगे। इस तरह से टोटल 1500 करोड़ का जो इनका ऑफ नेट प्रोसीड्स है वो उठेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑफर को लाने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्री पेमेंट करनी है और इनको रीपेमेंट करनी है कुछ बोरोइंग्स की, जो कि कंपनी ने पहले उठा रखी थी। और बाकी दूसरा इन्होंने बताया है कि काय के लिए उठाया, तो इन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उठा रखा है। और जो इनको रीपेमेंट करना है उसमें 720 करोड़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 1000 करोड़ में से 720 करोड़ इनको अपना पेमेंट और रीपेमेंट करना है। बचे हुए पैसे का अभी इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो कहीं न कहीं इससे इनके ऊपर जो लायबिलिटीज़ एज़ इंटरेस्ट बन रही होगी तो वो कम होगी, तो इनका प्रॉफ़िट बढ़ेगा, प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ सकता है। इस तरह से इनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है कि बढ़ सकती है। रिस्क फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस कंपनी के साथ या इस इंडस्ट्री में भी क्या-क्या रिस्क फैक्टर है। तो इस कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो इस इनका पूरा का पूरा रेवेन्यू जो आ रहा है वो व्हिस्की के प्रोडक्ट से ही आ रहा है। बाकी बियर और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, उस पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, 97% की डिपेंडेंसी व्हिस्की के प्रोडक्ट से है। ये एक मेजर रिस्क है। तो अगर फ्यूचर में इनके व्हिस्की प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो इनका ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होने की चांसेस हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
दूसरी बात पूरे सेक्टर के लिए है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग जो है अल्कोहल की वो प्रोहिबिट कर रखी है। तो इस तरह से जो इस कंपनी के न्यू ब्रांड्स निकालने की, न्यू स्पेक्ट्रम खोलने की अपनी एक जद्दोजहद चल रही है, तो उसमें इनको रिकॉग्निशन जो है वो बहुत दिक्कत दे सकती है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ सेकंड पॉइंट है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बंद कर रखी है, तो उससे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं नेशन वाइड, तो उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बहुत दिक्कत में आ जाती है और नए प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन थोड़ा टाइम ले सकती है या उसको मार्केट में उतारने में दिक्कत आ सकती है। ये एक मेजर फैक्टर सेकंड हुआ। तीसरा हुआ टैक्सेस का, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा टैक्सेस इन सेक्टर पे लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में अगर गवर्नमेंट अपना कोई भी उसमें टैक्स कैलकुलेशन मेथड चेंज करती है, टैक्स इंक्रीज करती है, तो उससे इनके भी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लगेंगे, जिसके चक्कर में हो सकता है कि कस्टमर अपनी चेंजेस और प्रेफरेंसेस बदलने लगे। तीसरा है कि इनकी जो फोर्थ पॉइंट ये है कि इनकी जो डिस्टिलरी है वो एक ही डिस्टिलरी है और वो तेलंगाना में है इस वक्त, और उस पे इनका पूरा बिजनेस बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। और इनका जो रॉ मटेरियल है सच एस कैरामेल और फूड फ्लेवरिंग, ये पेरिशेबल है, मतलब कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो अगर कोई भी इनके इंटरप्शन हुआ डिस्टिलेशन में और बॉटलिंग प्रोसेस में, तो फिर वहां पे इनका ये प्रोडक्ट खराब हो सकता है और इनका रॉ इंग्रेडिएंट की जो कॉस्ट है वो बेच जा सकती है, जो कि इनके लॉस में आएगा। अभी आप इनका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2020-21 के मुकाबले 2022 में बढ़ा है एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 2023 के लिए, एंड देयर सम चांसेस कि वो अगली बार इंक्रीज होके आएगा। प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अब की बार जो इनका 19 करोड़ का बन रहा है वो पूरा कवर अप कर सकता है। यहाँ पे जो गिरावट आई है मेन वो इसलिए आई क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था उसकी प्राइसेस बढ़ी है, तो इस चक्कर में इनको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम मिल रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्यों रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है और क्या ये फ्यूचर में इनके ऑपरेशंस को ऐसे इम्पैक्ट करेगी या कोई फेवरेबल कंडीशन सरकार ला रही है। अब आते हैं इनके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, तो टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट पेस से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव टर्म है और अब की बार बहुत अच्छे से एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनका नेट कैश फ्लो 2021 के बाद 2022 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ और फिर वापस इंक्रीज होकर के 2030 हुआ 2023 में, तो कहीं ना कहीं ये अपने मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं और ये पॉजिटिव सिनेरियो है इस कंपनी का। मैट्रिक्स आप देख सकते हैं जो कि इतने कुछ खास मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिक्लाइन होकर के फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिक्लाइन होने वाले जो चांसेस है वो क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा था, तो उसके चक्कर में कहीं न कहीं ये सब इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन वापस से इन सब की रिकवरी जो हो रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना जो सेल्स है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हैं, जिसके चक्कर में ये अपना जितना भी डिग्रोथ हो रही थी उसको वापस रीअटेन कर पाएंगे। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले इनके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि ये अमंग द लार्जेस्ट आईएमएफएल कंपनीज है, इन द मार्केट कैप साइज ये सेकंड लार्जेस्ट है, इन द टोटल फील्ड ये वन ऑफ द फोर मेन कंपनीज है, और ये एक्सटेंसिवली इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पैन इंडिया में है, मतलब इनकी पूरी सेल्स पूरे इंडिया में कोई एक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सेकेंड अपॉर्चुनिटीज क्या है कि ये मार्केट का पक्का इंक्रीज होना ही होना है, तो उसके चक्कर में इनके पास एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, और ये साथ ही साथ अपना नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और मार्केट को स्टडी कर करके वहां अपने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते जा रहे हैं, नए नए इनोवेशन करके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेड के बारे में, तो इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो उसके चक्कर में इनका जो नेट सेल्स है वो इम्पैक्ट हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, ये एक थ्रेट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। एक दूसरा थ्रेट है कि अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, तो जैसे टैक्स रेट ज्यादा कर दिया तो इन लोग को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो एट द लास्ट वो सारा टैक्स तो आम जनता से ही भरा जाएगा, तो इन द नेट गेम ये वो सारा जितना भी इंक्रीज अमाउंट ऑफ टैक्स है वो जनता से भरेंगे, तो इनकी ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे होते जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढे कि भैया कोई सस्ते में हो।
उसके चक्कर में पॉसिबल है, थ्रेट है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। वीकनेस में आते हैं तो वीकनेस है इनके जो डिपेंडेंसी वो केवल विस्की सेल पे ही है। मोस्टली 97% जो है वो विस्की के सेल पे ही इनकी डिपेंडेंसी बनी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब इनको और भी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने चाहिए, रीच आउट करने चाहिए नए नए कस्टमर्स तक, ताकि विस्की में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये दूसरे अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना नॉर्मल ऑपरेशंस और प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। इसके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। और एक तो जो पूरे इंडिया में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है अल्कोहल के एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उसके चक्कर में इनके नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट ना होने के चक्कर में बहुत टाइम लगेगा कि वो नॉर्मल पब्लिक तक रीच आउट होए, फिर वो की सेल्स ग्रोथ होए, तब जाके कहीं उनको वो प्रॉफिट मिल पाएगा। तो ये एक वीकनेस है। और इसकी जो रेटिंग होगी तो मेरे हिसाब से ये एक एवरेज रेटिंग में आएगा। इसकी टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इशू जो आईपीओ ओपन हुआ है 25 जून को हुआ है, आज हुआ है। ये 27 जून को क्लोज हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 जून को हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ फंड्स 1 जुलाई। क्रेडिट हो जाएंगे सारे शेयर्स आपके पास 1 जुलाई को ही, और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 2 जुलाई को। तो इस तरह से आईक्यू की पूरी हिस्ट्री, मतलब टाइमलाइन है ये। अभी नेक्स्ट है ये डिस्क्लेमर। ये लर्निंग पर्पस के लिए केवल है, देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑन एनी स्टॉक और एनी सेक्टर। प्लीज हैव योर गाइडेंस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू।